सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में भूगोल की किताब के पहले पाठ भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे और इसमें हम सबसे पहले हम भारत की स्थिति का पता लगाएंगे कि भारत की विश्व में स्थिति किस जगह पर भारत स्थित है, हमें ये पता लगाना है। इसके लिए हम अपने साथ लेते हैं धरती का प्रतिरूप ग्लोब। ग्लोब को धरती का प्रतिरूप माना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल धरती की तरह गोल होता है और उसी की तरह ये रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है। वैसे तो सामान्यतः हम जब देखते हैं तो हमें भारत बड़ी आसानी से ढूंढने में मिल जाता है। इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भारत स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत विश्व में किस जगह पर स्थित है, तो आप बहुत आसानी से मुझे ग्लोब उठा के दिखा सकते हैं भारत इस जगह पर स्थित है। लेकिन एक बात ये सोचिए कि जिन्होंने ये ग्लोब बनाया है, जिन लोगों ने इस ग्लोब को बनाया, उन्होंने भारत को यहीं पर क्यों दिखाया? क्या ऐसा भी हो सकता था समुद्र के बीच में यहाँ पर दिखा दें, या फिर इस जगह पर अमेरिका उन्होंने दिखाया तो ये ऐसा क्यों किया? यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्लोब किस तरह से बनाया जाता है। और ग्लोब अगर हमें समझ में आ गया कि किस तरह से बनाया जाता है तो हमें भारत और अन्य देशों की स्थिति का भी ज्ञान आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी देश की स्थिति पता लगाते हैं। इसके लिए हमें ग्लोब को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसको आपके सामने मैं घुमा के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से घूम रहा है, तो इसमें ये दो धुरी पर घूम रहा है। जैसे लट्टू एक धुरी पर घूमता है तो हमारा ग्लोब यानी हमारी धरती दो धुरी पे घूमती है। इसकी सबसे नीचे की धुरी यानी कि ध्रुव भी कहते हैं इसे, दक्षिण ध्रुव, और ऊपर उत्तरी ध्रुव। इन दो धुरी पर हमें घूमता हुआ दिख रहा है। ये उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिण ध्रुव। इनको हम इंग्लिश में ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल भी कहते हैं। अब हम जानते हैं उन रेखाओं के बारे में जो मानचित्र पे या ग्लोब में हमें दिखाई हुई देती है। आप लोगों ने जब भी मानचित्र या ग्लोब देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कई रेखाएं, कुछ खड़ी रेखाएं खिंची रहती हैं उसमें और कुछ लेटी हुई रेखाएं खिंची रहती हैं उसमें। तो उन रेखाओं के बारे में आज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटी हुई रेखाओं। ये लेटी हुई रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं और इनको इंग्लिश में लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स ये कहलाती हैं। और इन रेखाओं के बारे में आगे बताने से पहले आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये रेखाएं पूरी तरह काल्पनिक होती हैं। वास्तविकता में ये ऐसा नहीं मिलेगा कि आप किसी स्थान पे जाएं और आपको वहां पर कोई रेखा खींची हुई दिखे, तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये बात ध्यान देंगे कि ये रेखाएं केवल काल्पनिक हैं। इनको हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए माना गया है, ग्लोब पे माना गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। और भी मानव जीवन में इनके बहुत सारे उपयोग होते हैं जो कि हम आगे जाके सीखते रहेंगे इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो हम आते हैं अक्षांश रेखाओं पे। अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करने के लिए हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों को लिया और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के बिल्कुल ठीक बीच का हिस्सा हमने लिया और जो बीच की इन दोनों के बीच की दूरी का जो सबसे मध्य का हिस्सा था वहां पर हम जो लाइन खींचते हैं, इस तरह से मैंने उसे मार्कर से डार्क किया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो बीच की जो लाइन है पूरी, ये जो रेखा है काली वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये इसलिए कहलाती है क्योंकि ये पूरे धरती, भूगा मतलब धरती, ये धरती के ठीक बीचों बीच पर स्थित है। अगर हम यहाँ से धरती को काट दें, मान लीजिए धरती को तो काट नहीं सकते, मान लीजिए अगर हम इस ग्लोब को यहाँ पर से काट दें इस रेखा से, तो ये ग्लोब दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अब जैसा कि ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब है गोल, जैसे कि हमारी धरती गोल है उसी प्रकार से ये ग्लोब भी गोल है। तो जब हम इसको काटेंगे बीच से, जब हम इसको बीच से काटेंगे तो ऊपर का हिस्सा जो होगा वो गोले का आधा हिस्सा होगा और नीचे का हिस्सा गोले का आधा हिस्सा। तो गोला का आधा हिस्सा कहलाता है गोलार्ध। गोलार्ध शब्द बना है गोला धन अर्ध से, गोल धन अर्ध से गोलार्ध शब्द बना। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा। तो इस गोलार्ध को यानी गोले के आधे हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को भूमध्य रेखा का जो हम काट के जो नीचे का हिस्सा रह जाएगा उस नीचे वाले को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध।
इस इंग्लिश में इसका नाम आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से देश स्थित हैं। अब हम इसको घुमा के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा भारत, ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो इस तरह से हमें अपने भारत की स्थिति का एक ज्ञान हुआ कि भारत पूरी पृथ्वी में किस जगह पर स्थित है। ऐसा नहीं कि हम भारत को यहाँ दिखा दें या यहाँ दिखा दें या कहीं और दिखा दें, हम भारत को दिखाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हमें पता चले। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है, तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अक्षांश रेखाओं को और समझना पड़ेगा। अक्षांश रेखाओं को और समझने के लिए हम देखते हैं भूमध्य रेखा, इसके कई नाम। भूमध्य रेखा कहते हैं क्योंकि भूमि के मध्य में स्थित है, और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इसको एक गणितीय अंक प्रदान किया जाए तो 0 अंश अक्षांश नाम है इसका, और इंग्लिश में 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। तो 0 अंश अक्षांश है, और 0 अंश अक्षांश ये है। और ध्रुव, हम यहाँ से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक अंश पर एक रेखा मानते हुए चलेंगे, और जब हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंचेंगे तो हमारे 90 अंश पूरे होंगे। तो इस तरह से हमारे, फिर से मैं एक बार आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं मैं, जब हम 0 अंश वाली रेखा यानी भूमध्य रेखा से बढ़ते हैं तो 0 से ऊपर हम बढ़ते हैं, एक अंश पर एक रेखा मानते हुए चलते हैं, और जब हम ध्रुव पर पहुंचते हैं तो ये 90 अंश होता है। और इस तरह से हमारी कुल 90 रेखाएं बनती हैं, जिनको हम 90 अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसी प्रकार हम भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार ऊपर 90 रेखाएं थी, हर अंश पर यहाँ पर एक रेखा होगी, और इस तरह से 90 अंश होंगे तो कुल 90 रेखाएं। एक अंश पर, इससे अंश क्योंकि एक गणितीय शब्द है, तो अंश पर से आपको लग रहा होगा कि हमने अंश शब्द क्यों इस्तेमाल किया। अंश शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि इन रेखाओं का निर्धारण अंश के द्वारा, कोण के द्वारा होता है। जिस प्रकार आपने गणित में आप चांदे से कोई कोण बनाते हो तो अंश नापते होंगे, 10 अंश 20 अंश का कोण बनाते होंगे, इसी तरीके से चांदे से ही एक तरह से ये समझ लीजिए आप कि चांदे से ही एक अंश पर नापकर हमने इनका निर्धारण किया है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको किसी एक दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही याद रखें कि हमने एक अंश पे इनका निर्धारण किया। तो 90 अंश अक्षांश रेखाएं ऊपर हैं और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे। तो इस तरह से अलग अलग अक्षांश रेखाएं 90 टोटल कुल मिलाकर ये हो जाती हैं 180। अब इन 180 अक्षांश रेखाओं में ऊपर हमारा भारत चूंकि ऊपर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो हमें केवल 0 से 90 उत्तरीय अक्षांश रेखाओं का ही काम है। तो हम देखते हैं हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। तो हमारा भारत है 0 से जब हम ऊपर बढ़ते हैं, आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखिए 0 से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा भारत की यहाँ शुरुआत हो रही है, लगभग जहाँ पर 8 अंश वाली रेखा होती है वहाँ पर हमारे भारत की शुरुआत हो रही है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर स्थित है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी छोर, वहाँ पर 37 अंश अक्षांश रेखा पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत 8 अंश अक्षांश रेखा से शुरू होता है और 37 अंश अक्षांश रेखा तक स्थित है। मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा। आपने अभी देखा था कि नीचे भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही थी, ऊपर बढ़े तो हम 8 अंश वाली अक्षांश रेखा लगभग यहाँ पर आती है, और यहाँ पर 8 अंश वाली आती है तो हम हमारे भारत की शुरुआत होती है। ऊपर हम बढ़ते हैं तो ये अक्षांश रेखा यहाँ तक 37 अंश में हम पहुँच जाते हैं। तो हमारे भारत का विस्तार है 8 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। अब आपने यहाँ पे एक और बात पे ध्यान दिया होगा कि मैं भारत की शुरुआत भी बता रहा हूँ 8 अंश उत्तरी अक्षांश, और भारत का अंत भी, ऊपरी छोर का अंत भी बता रहा हूँ 37 अंश उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश दोनों जगह इसलिए लगाया गया है क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश स्थित होते हैं उनमें हम उत्तरी जरूर लगाते हैं। इसका कारण ये है बच्चों कि हमारे 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में।
तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम 8 अंश वाली रेखा कौन से गोलार्ध की कह रहे हैं? इसलिए हम बोलते हैं 8 अंश उत्तरी अक्षांश। इसका अर्थ है 8 अंश की रेखा उत्तरी गोलार्ध पर। ऐसे ही 37 अंश पर हमारे भारत की सीमा आ रही है, जम्मू कश्मीर वाली सीमा हमारी 37 अंश पे आ रही है, तो वो भी उत्तरी अक्षांश। नहीं तो हम 37 अंश यहाँ भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक 37 अंश वाली रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर भी स्थित है। इसलिए हम उत्तरी शब्द जरूर लगाएंगे अगर उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो फिर दक्षिणी शब्द उसमें जरूर जोड़ेंगे अक्षांश रेखाओं के साथ। ये आप समझिए। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध पे है। 8 अंश लगभग शब्द जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट 8 अंश पे ही है। 8 अंश उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू है और 37 अंश उत्तरी अक्षांश पर भारत, वहां तक भारत का विस्तार है। अब हम देखते हैं ग्लोब पे कुछ रेखाएं हमें खड़ी भी दिखाई देती हैं। तो खड़ी ग्लोब पे या मानचित्र पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आज हम उनकी भी बात करते हैं। तो वो रेखाएं कहलाती हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स और हिंदी में कहलाती हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं भी जिस प्रकार हमने अक्षांश रेखाएं मानी थी, ये भी कई सारी होती हैं। इनकी शुरुआत के लिए हमने एक रेखा पहले खींची, क्योंकि यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इंग्लैंड, जहाँ पर ये अगर आपको दिख रहा हो तो इस जगह पर इंग्लैंड स्थित है। तो यहाँ पर से एक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई, जिसको हमने कहा 0 अंश, इसको नंबर प्रदान किया 0 अंश देशांतर रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा इसको हम कहते हैं। तो इस रेखा से ही हम देशांतर रेखाओं की शुरुआत करते हैं, इस रेखा से। अब इस रेखा के ठीक विपरीत अगर आप देख सकते हैं तो, क्योंकि ये रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में खत्म हो गई, अगर हम इसको और फिर दक्षिण ध्रुव से और आगे बढ़ाएं उत्तरी ध्रुव में, तो इसके ठीक विपरीत हमें ये दिखती है 180 देशांतर रेखा। ये है 180 देशांतर रेखा और इसके विपरीत ये वाली है 0 अंश देशांतर रेखा। तो ये 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा, हम पूरा दोनों को मिलाएं तो एक सर्किल बन जाता है, एक पूरा वृत्त बन जा रहा है। अगर हम इस वृत्त से भी काटें धरती को, तो धरती फिर से 2 बराबर टुकड़ों में बढ़ जाएगी। जो ये वाला हिस्सा होगा, इस तरफ वाला 0 अंश देशांतर रेखा से पूरब में, इस तरफ पूरब होता है, तो 0 अंश देशांतर रेखा से पूरब में जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और 0 अंश देशांतर रेखा से पश्चिम में जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो इसमें हम देखें हमारा भारत कहाँ है, तो ये 0 अंश देशांतर रेखा है। हम पश्चिमी गोलार्ध में देखें तो यहाँ प्रशांत महासागर और अमेरिका हमें दिखाई दे रहा है, और हम इधर बढ़ें तो यहाँ पर हमें अपना भारत दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें अपना भारत दिखाई दे रहा है। तो हमारा भारत इस हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमें भारत की एड्रेस की एक और लाइन मिल गई कि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब पूर्वी गोलार्ध में तो बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ से इस 0 अंश देशांतर रेखा से शुरू होते हुए पूर्वी गोलार्ध 180 अंश देशांतर रेखा तक पूर्वी गोलार्ध है। तो हमारा भारत इसमें कहाँ पर है, इसके लिए हमने फिर यहाँ पे क्या किया, एक एक अंश पर हमने एक एक रेखा मानी। तो इस तरह से 180 तक कुल 180 देशांतर रेखाएं हो गई। और इसी प्रकार पश्चिम में भी हमने 0 से लेके हर एक एक अंश पर एक रेखा मानी, तो 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान से सुनिएगा, 180 देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध में और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में। कुल कितनी हो गई, 360 देशांतर रेखा। तो फिलहाल हम पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे, क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखा है। यहाँ पे जब हम चलते हैं भारत की ओर, इधर से पूरब की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं गुजरात के पश्चिमी भाग में। तो हमारे भारत की जहाँ पे शुरुआत होती है वहाँ पर 68 अंश पूर्वी होता है देशांतर, 68 अंश पूर्वी देशांतर वाली रेखा गुजरती है। तो हमारा भारत 68 लगभग 68 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है। और आगे बढ़ते हैं जब हम, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी छोर है
यहाँ तक भारत का विस्तार है। तो यहाँ पर जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है लगभग 97 अंश देशांतर रेखा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का विस्तार 68 अंश देशांतर रेखा से शुरू होकर 97 अंश देशांतर रेखा तक है। तो इस बीच में हमारा भारत बनता है। इन चारों ओर से अक्षांश रेखाओं के बीच में और देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा भारत स्थित है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, भारत अक्षांश रेखाओं में 8 अक्षांश रेखाओं की बात करें जो तिरछी होती है। 8 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से ऊपर का हिस्सा 37 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, और देशांतर में 68 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से 97 अंश पूर्वी देशांतर रेखा तक भारत स्थित है। तो ये है हमारे भारत की स्थिति। इसी प्रकार से ग्लोब जब बनाया जाता है तो हर देश, हर स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उसी जगह पर बनाई जाती है जहां पर जिस अक्षांश और देशांतर पे वो जगह स्थित है। जैसे हमारा भारत बताया हमने कि इस अक्षांश रेखा से उस अक्षांश रेखा तक है और फला देशांतर से फला देशांतर तक है। तो इसी प्रकार से हर देश की स्थिति, महासागर, महाद्वीपों की स्थिति इसी प्रकार से बनाई जाती है। निश्चित है हर किसी की स्थिति कि कौन किस देशांतर से किस देशांतर और किस अक्षांश से किस अक्षांश तक स्थित है। तो उसी के अनुरूप, उसी के हिसाब से ग्लोब को बनाया जाता है। तो ये है आज हमने समझा हमारे भारत की स्थिति और अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आज हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं में एक चीज़ ये भी सीखी कि इनका उपयोग किस चीज़ के लिए है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जब हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करें इनका, तो इनसे हमें किसी देश की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हमें देशों की, स्थानों की स्थिति का पता चलता है कि वो धरती पर कहाँ पर हैं। और केवल अगर हम देशांतर रेखाओं से हमें और भी चीज़ें, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे देशांतर रेखाओं की मदद से हम देशों का समय भी पता लगा सकते हैं, किस देश में क्या समय है। और ऐसे ही केवल अक्षांश रेखाओं की मदद से हम किसी स्थान में कितना गर्म और कितना ठंडा होता है, उस स्थान की, कहने का अर्थ है उस स्थान की जलवायु का पता लगा सकते हैं। तो ये इनके दूसरे उपयोग हैं। इनके बारे में हम अगले टॉपिक पे जब हम वीडियो बनाएंगे तब हम बात करेंगे। और फिलहाल भारत की स्थिति को मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे, और इससे जुड़े हुए जो भी आपके डाउट्स हों आप मुझे बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।